कभी यूपी में माफियाओं को भी लड़ाया जाता था चुनाव। ओवैसी ने भी अखिलेश राज में दंगों की खोल दी लिस्ट। दंगे में जलता था उत्तर प्रदेश और सरकार कराती थी नाच। आज गुंडे, बदमाशों, माफियाओं की तोड़ी जाती है कमर। अब योगी राज में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में माफियाओं का सिक्का चलता था, क्योंकि जिन सरकारों से जनता माफियाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने की उम्मीद किया करती थी, उन्हीं के समर्थन से सरकार चलाई जाती थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है माफिया अतीक अहमद। ये वही माफिया है जिसके कुत्ते से सपाई नेता मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाया करते थे और उसे टिकट देकर विधायक और सांसद बनाया करते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया, अब माफियाओं के दिन लद गए। चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, तमाम बड़े बड़े माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया और जिस जमीन पर माफियाओं ने अवैध कब्जा किया था, वहां गरीबों के लिए योगी ने घर बनवा दिए। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा, भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भी ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, एक तरफ जहां माफियाओं की अवैध जमीन पर बुलडोजर दौड़ाकर उसे समतल किया जाता है और बाद में उसी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए भव्य आशियाना बनाती है। यही है पहले की सरकारों में और अब की सरकार में फर्क। अब माफियाओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाता, अब माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसीलिए बिहार में जाकर डंके की चोट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ऐलान करते हैं कि अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है, कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है, बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। बिहार जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं कह रहे, अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। दरअसल यूपी वालों ने एक वक्त ऐसा भी देखा है जब साल 2012 में चुनाव जीतकर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में आए और अगले ही साल 2013 में पश्चिमी यूपी का जिला मुजफ्फरनगर दंगों की आग में जल उठा। एक तरफ जहां जिला मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई महोत्सव में नाच गाने का आनंद लेते हुए मुस्कुरा रहे थे, जिसकी कुछ तस्वीरें उस वक्त काफी वायरल भी हुई थी।
ये हाल था सपाई मुखिया अखिलेश यादव के राज में, जिसे हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज तक नहीं भूले। और यही वजह है कि हाल ही में एक बयान में सांसद ओवैसी ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए। 50 से 100 मुस्लिम महिलाओं का रेप और गैंगरेप हुआ। 100 से ज्यादा हिंदू मुसलमानों के मर्डर हुए। उस जमाने में उस कैंप पर मैं गया था। सर्दी का मौसम था और मैं वहाँ राहत का काम करने गया था। उस जमाने में सैफई में अखिलेश यादव मुंबई से फिल्म स्टार्स को बुलाकर वहाँ पर नाच गाना करवाते थे। मुजफ्फरनगर का वो जेनोसाइड था और आज भी लोग डिस्प्लेस हैं वहाँ पर। ये अखिलेश यादव के सरकार में काम हुआ था। ये अखिलेश का रिकॉर्ड है। वो MY करते हैं लेकिन सिर्फ वाई की सुप्रीमेसी के लिए काम करते हैं। हैदराबादी सांसद ओवैसी यही नहीं रुके। जब उन्होंने सपाई मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लेना शुरू किया तो फिर सिलसिलेवार चुनावी शिकस्त का पूरा चिट्ठा जनता के सामने रखते हुए कहा, 2014 का लोकसभा चुनाव हार गए, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए, 2020 का विधानसभा चुनाव भी हार गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत जीत पाए। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्हें अपने बाप की विरासत तश्तरी में मिली है। यूपी की सत्ता में रहते हुए सैफई महोत्सव करवाने वाले तत्कालीन CM अखिलेश यादव को जहां सांसद ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाकर उनका ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों पहले CM योगी ने भी रामनगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि सैफई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर प्रदेश का पैसा खर्च करने वाले रामद्रोहियों को दीपोत्सव कैसे अच्छा लग सकता है। जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सैफई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। अखिलेश यादव को यूपी की सत्ता से गए करीब 8.5 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद सैफई महोत्सव का भूत सपा को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि जिस वक्त साल 2013 में जिला मुजफ्फरनगर दंगों की आग में जल रहा था, उस वक्त अखिलेश सरकार सैफई महोत्सव में नाच गाने का आनंद ले रही थी। यही वजह है कि ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता आज भी वो खौफनाक दौर भूले नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ CM योगी भी अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल उठाने वाली सपा को सैफई महोत्सव के नाम पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वैसे आपको क्या लगता है, यूपी में अखिलेश सरकार बेहतर थी या फिर मौजूदा योगी सरकार? और साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में कौन जीत हासिल करेगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही CM योगी ने बिहार में जाकर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। ये NDA है, बोलता कम है, करके दिखाता है। ये झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना। NDA ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहन और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई।
पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हर प्रकार की सुविधा हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर पूरे भारत को और विकसित भारत बनाने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, विकसित भारत के लिए जो मैंने कहा, विकसित बिहार चाहिए और विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार फिर से चाहिए। और इसके लिए आप सभी का आह्वान है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सीवान जनपद में, और रघुनाथपुर के उत्साह को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि रघुनाथपुर में तो लोगों ने कह दिया कि खानदानी माफिया को फिर से नहीं आने देना है। और मैं कह सकता हूं कि सीवान की सभा को भारी बरसात के बावजूद मैं कह सकता हूं कि सीवान की जनता ने तय कर दिया है कि सीवान के साथ साथ जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, दरोदा है, बढ़हरिया है और अन्य 8 विधानसभाओं में एनडीए का परचम लहराएगा। इंडी गठबंधन गर्त में जाएगा। इनका झूठ और फरेब अब नहीं चलने वाला है। फिर से नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को हमें बनाना है और एक सुशासन की सुदृढ़ नींव पर विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। क्या आप सहमत हैं? बिहार विकसित होना चाहिए ना? विकसित बिहार के लिए सहमत हैं? इस सड़क के इस पार के लोग क्या आप नहीं चाहते क्या? घर के ऊपर, छत के ऊपर, इधर जो नौजवान खड़े हैं पीछे, इधर भी काफी दूर तक है। विकसित बिहार चाहते हैं ना? विकसित बिहार चाहिए ना? तो विकसित बिहार के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को जिताना पड़ेगा। एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, लोक जनशक्ति पार्टी के हो या फिर हम के हो, इन सभी में जिस भी पार्टी से दिया गया जो अधिकृत प्रत्याशी है उसे एनडीए के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा जो घोषित चुनाव चिन्ह है उसके अनुरूप हम विजयी बना करके भेजेंगे। तो विकसित बिहार की परिकल्पना और विकसित बिहार से फिर से भारत के स्वर्ण युग की ओर, राम राज्य की अवधारणा को साकार करने को हमें आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, इतनी भारी बारिश के बाद आपका जो उत्साह अभिनंदनीय है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।